वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सीरीज का दोस्तों यह 5वां भाग है। इसके पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सीरीज में हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न नए होते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों जो सीरीज चला रही है मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। यानी कि जो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जितनी भी संबंधित परीक्षा होती है उसमें आपको ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है और प्रदेश में अभी बहुत सारी वैकेंसियां भी निकली हुई है, जैसे कि आबकारी आरक्षक, पटवारी, वन रक्षक। तो आप सीरीज को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे अभी हाल ही में चाइना में तो वापस से कोरोना का आउटब्रेक हो गया है, तो थोड़ी सी हमको सावधानी रखनी है। जब भी हम पब्लिक गैदरिंग में जाएं तो हमें मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन लगता है या लॉकडाउन जैसी चीज़ें देश में आती है तो सर्वाधिक उसका असर स्टूडेंट पर ही होता है। क्योंकि गाँव से दूर रहकर हम अपनी तैयारी करते हैं, फिर ऐसे में जब लॉकडाउन लग जाता है तो वापस गांव जाना पड़ता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी तैयारी टूट जाती है, रिदम टूट जाता है। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है, भीड़ में नहीं जाना है, और कभी जाएं कुछ काम में जाना है जरूरी है तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तो दोस्तों हम पिछले जो हमने 4 पार्ट देखे उसमें भी हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भाग ही देखे। तो आज कुछ इसके अंतिम 15-17 प्रश्न बचे हैं वो, उसके बाद दोस्तों हम मध्य प्रदेश के संभाग और मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आज का हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भाग टॉपिक से अंतिम वीडियो है ना, इस पर कोई वीडियो नहीं आएगा, इसके बाद अगले टॉपिक से वीडियो आएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है। एक प्रश्न पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, उसके निकट जो महादेव पर्वत है वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा तवा नदी, दूसरा है कूनो नदी, तीसरा है केन नदी और चौथा ऑप्शन है हमारा माही नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तवा नदी। क्या हो जाएगा? तवा नदी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। साथ दोस्तों जो हमारी तवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ से? बैतूल जिले से निकलती है सतपुड़ा रेंज से, और मिलती कहाँ पर है, तो ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसका उद्गम आप जरूर याद रखें, ये होता है हमारा सतपुड़ा रेंज से बैतूल जिले में। साथ दोस्तों इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 172 किलोमीटर, कितनी? 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। और मिलती कहाँ पर? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। गाँव का नाम है भद्राभान। क्या नाम है? भद्रभान गाँव का नाम है, वहाँ जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसके ऊपर एक डैम भी बना हुआ है जिसको हम तवा डैम बोलते हैं, तो अब ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न कभी ऐसा जाए तवा डैम किस नदी पर बना है, तो तवा नदी पर ही बना है। और जो तवा डैम है दोस्तों ये 1958 में बनना शुरू हुआ था और 1978 में कंप्लीट हो गया। आपको याद रखने के लिए नहीं, ऐसे मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हरवत्सकुटी किस चोटी का प्राचीन नाम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिगार चोटी, दूसरा है धजारी चोटी, तीसरा है धूपगढ़ चोटी, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है अमरकंटक चोटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। यानी जो हरवत्सकूट है ये किसका प्राचीन नाम है, तो जो हमारी धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो हरिवत्सकूट। और वर्तमान नाम क्या है? धूपगढ़। इसको हम माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ महादेव हिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। और ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? पंचमढ़ी में स्थित है, याद रखें। और ऊंचाई की बात करें हम तो 1352 मीटर, कितनी? 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट है। दोस्तों जो एक और ऑप्शन है हमारा अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो इसकी ऊंचाई है 1064 मीटर। तो आप ये भी याद रख सकते हैं 1064 मीटर। और जो हमारी सिगार की चोटी है दोस्तों ये मालवा के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं सिगार की चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो मालवा के पठार की। धूपगढ़ का प्राचीन नाम हरवत्सकूट, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1064 मीटर। अगला प्रश्न है सतपुड़ा मेकल श्रेणी प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली है या कितना वर्ग किलोमीटर कवर करती है? कौन? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 86,000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 86,222 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 31,994 वर्ग किलोमीटर, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 34,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी सतपुड़ा मेकल श्रेणी है ये प्रदेश के 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, और जो इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, जो 34,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसी क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई चोटी कौन सी है, तो हमारी धूपगढ़ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है।
और दोस्तों अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो सतपुड़ा मेकल श्रेणियां दक्षिणी मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा के पूर्व में स्थित है। यानी दोस्तों ये हमारे दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा के पूर्व में अमरकंटक तक ये श्रेणी विस्तृत है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। साथ दोस्तों इस क्षेत्र में खंडवा खरगोन जिलों में जनसंख्या अधिक है। साथ दोस्तों जो हमारे खंडवा और खरगोन जिले हैं ये निमाड़ के मैदान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ जबेरा का गुम्बद है। क्या प्रश्न है कि कहाँ पर जबेरा का गुम्बद है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है कगार भूमि, तीसरा है मालवा का पठार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मध्य भारत का पठार। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कगार भूमि। क्या हो जाएगा, कगार भूमि में क्या स्थित है, तो वो हमारा जबेरा का गुम्बद स्थित है। दोस्तों जिले की बात करें तो जबेरा का गुम्बद दमोह जिले में, कहाँ पर है, दमोह जिले में। और कगार भूमि को विंध्यन कगार भूमि भी हम कहते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो विंध्यन कगारी पठार की ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। यहाँ बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर के लगभग है। इस क्षेत्र में की प्रमुख फसल क्या है, तो गेहूं हो जाएगी। इस क्षेत्र में पूर्व की ओर चावल की खेती होती है। चूना पत्थर एवं हीरा यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस क्षेत्र के प्रमुख सतना, रीवा, पन्ना और दमोह जिले आते हैं। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि जबेरा का गुम्बद किस जिले में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दमोह जिला। जबेरा का गुम्बद दमोह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गंगा तथा यमुना का जल विभाजक माना जाता है। क्या है कि निम्नलिखित में से किसे गंगा तथा नर्मदा का, सॉरी यमुना नहीं नर्मदा होगा, फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा भांडेर कगार, दूसरा है कैमूर कगार, तीसरा है 1 और 2 दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि जो हमारा भांडेर कगार है और कैमूर कगार है, दोनों को ही गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। और जो दोस्तों हमारे भांडेर कगार और कैमूर कगार किसका विस्तार है, तो जो हमारी विंध्याचल श्रेणी है उसका विस्तार है। चलिए थोड़ा विंध्याचल श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में बिहार तक फैली हुई है। इसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद के पश्चिम में यह विंध्यन युग की चट्टानों से बनी हुई है तथा गंदरुरुड़ के पश्चिम में यह लावा चट्टानों से बनी हुई है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर याद रखें, कभी पूछ ले के आसपास है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई कम होती है, यानी दोस्तों जब पश्चिम दिशा में होती है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे जैसे पूर्व में जाती है इसकी ऊंचाई घटती जाती है, ऊंचाई कम होती है। और भांडेर एवं कैमूर श्रेणियों को गंगा और नर्मदा बेसिन का जल विभाजक माना जाता है। तो गंगा नदी और नर्मदा नदी का जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है, तो कर रहा है हमारा भांडेर और कैमूर कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। दोस्तों कथन वाले प्रश्न एमपीपीएससी इसलिए जाते हैं ना, ये इसे पुलिस वगैरह में, पटवारी आरक्षक में से प्रश्न नहीं आते, लेकिन एमपीपीएससी में कथन वाले आते हैं। तो प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। तो पहला है हमारा सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 120 किलोमीटर है। कितनी, 120 किलोमीटर। दूसरा है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। और नेक्स्ट है हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत निम्न में से, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। जो दोस्तों हमारा मध्य भारत का पठार है उसमें कौन सा जिला नहीं है, तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भिंड, ग्वालियर या शिवपुरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा इंदौर, क्योंकि इंदौर किसका हिस्सा है, तो ये मालवा का पठार का हिस्सा है। मध्य भारत के पठार का हिस्सा कौन कौन है, तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। चलिए थोड़ी हम मध्य भारत के पठार के बारे में बात करते हैं। तो मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हो जाएगी, चंबल, काली सिंध और पार्वती। मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इस पठार पर जलोढ़ एवं काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, तो जो हमारा मध्य भारत का पठार है उस पर जलोढ़ एवं काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा की फसल उगाई जाती है। साथ ही अगर पेड़ों की बात करें तो हम शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खेर आदि यहाँ के वनों में पाए जाने वाले क्या है दोस्तों प्रमुख वन है। और मध्य भारत के पठार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वह है 110 से 272 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों कौन कौन से जिले हैं आते हैं मध्य भारत के पठार में, तो पहला हमारा हो जाएगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना एवं मंदसौर जिले इसी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मंदसौर जिले का कुछ हिस्सा मालवा में आता है, तो कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भी आता है। अगला प्रश्न है, सोनसर साकोली शिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है। दोस्तों अगले जो हमारा पार्ट था पार्ट 4 उसमें भी इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि सोनसर साकोली शिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कडप्पा, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है धारवाड़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गोंडवाना।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़। क्या हो जाएगा? जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनका ये भाग है, उप विभाग है सोनसर, साकोली और शिल्पी। चित्रण के बारे में जानते हैं। तो छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह की सोनसर सीरीज और सकोली सीरीज के रूप में पाई जाती है। इसमें क्या है, मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। और दोस्तों जो फिर चिल्पी सीरीज है ये कहाँ मिलती है? तो ये बालाघाट जिले में मिलती है। और विस्तार किसका है? तो धारवाड़ शैल समूह का। दोस्तों जो हमने पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए वो भी आप जरूर देखें, तो आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी होगी इस टॉपिक से। अगला है हमारा प्रश्न, भेंडूर, भांडेर एवं पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? यानी कि किस पर्वत श्रृंखला के भाग है? कौन से? भांडेर, कैमूर व पारसनाथ। तो पहला ऑप्शन है हमारा अरावली पर्वत, दूसरा हो जाएगा विंध्याचल, तीसरा हो जाएगा अजंता और फोर्थ हो जाएगा सतपुड़ा। अगेन दोस्तों ऐसे प्रश्नों में एलिमिनेटिंग मेथड लगानी है, क्योंकि जिसे मध्य प्रदेश से संबंध पूछा गया है तो अरावली राजस्थान से जुड़ी हुई है, अजंता महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, तो हमारे कौन सा ऑप्शन बच जाएंगे? विंध्याचल और सतपुड़ा। तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, कभी कोई प्रश्न में आप फंस जाएं तो आपको उत्तर लगाने में आसानी होगी। तो प्रश्न है कि भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत है। इसके जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है भांडेर, कैमूर एवं पारसनाथ। चलिए दोस्तों आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो जो आप देख रहे हैं काले रंग से, ये क्या है? पूरी हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और जो इसका भाग है दोस्तों, तो ये ऊपर वाला है हमारा भांडेर श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? भांडेर। और जो बीच वाली ये कौन सी है? कैमूर। तो दोस्तों इसका भाग है, ये जो हमारी पूरी विंध्याचल श्रेणी चल रही है। तो भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला का विभाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल का। यह मध्य प्रदेश का भू प्राकृतिक प्रदेश है, आप देख सकते हैं। पोस्ट करके अच्छे से पढ़ भी लेना, किसी को पढ़ना हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपीपला, महादेव, मेकल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग है? तो इस प्रश्न को हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं कि राजपीपला, महादेव, मेकल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा के ये उप विभाग हैं। दोस्तों ये आप पूरा देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जो पहली हमारी पश्चिम दिशा की ओर वो है राजपीपला, फिर मध्य में ग्वालीगढ़ है, फिर ये महादेव और ये मेकल। तो दोस्तों राजपीपला, महादेव, मेकल, साथ ही राजमहल किसका विस्तार है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश का भू प्राकृतिक मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के ऊपरी भाग में पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है? यानी कि दोस्तों जो हमारा प्रदेश का पूर्वी भाग है, जो कि इस साइड वाला है, के अंतर्गत कौन से पठार को शामिल इन्होंने किया है? तो पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है रीवा पन्ना का पठार, तीसरा है मालवा पठार और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड का पठार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। क्या हो जाएगा? बघेलखंड के पठार को दोस्तों पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए थोड़ा हम बघेलखंड के बारे में बात करते हैं। तो बघेलखंड के पठार क्षेत्र में कोयला, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, फायर क्ले आदि मुख्य खनिज रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन्य जीव तथा पहाड़ी दुर्गम स्थान होने के कारण आवागमन के साधनों में क्या है? कमी है। साथ दोस्तों यहाँ उद्योग धंधों में अमलाई की कागज तथा रायगढ़ का जूट उद्योग प्रमुख है। तो ये भी आप याद रख लें, कभी ऐसे प्रश्न में जाए कि अमलाई का कागज मिल तथा रायगढ़ का जूट उद्योग किस पठार का हिस्सा है? तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। चलिए दोस्तों हम बघेलखंड के पठार में देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो पूर्वी पठार में रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, सिंगरौली तथा अनूपपुर आदि प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर, ये बघेलखंड के पठार के प्रमुख जिले हैं। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसके मध्य कौन सा पठार है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दक्कन का पठार, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है मालवा का पठार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार दोस्तों अरावली और विंध्य के मध्य जगह बनाता है। तो कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के बीच में, तो हो जाएगा हमारा मालवा का पठार। दोस्तों अभी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये जो पूरा गुलाबी रंग से मार्क है पूरा मालवा का पठार है, जो कि प्रदेश का 28% भूभाग कवर करता है। कितना? 28% भूभाग मालवा का पठार कवर करता है, जो कि सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये हमारी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी जो ये मार्क बना रहा हूँ, ये कौन सी हमारी विंध्याचल है और यहाँ गुजरात के तट से शुरू होती है अरावली पर्वत। तो दोनों के बीच में कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि हम कितने देशों का क्षेत्रफल याद कर सकेंगे, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं के बराबर होते हैं। तो फिर भी देखते हैं इसको हम कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ब्रिटेन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा
संयुक्त जर्मनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी हमारा संयुक्त जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त जर्मनी, जिसको वर्तमान में हम जर्मनी देश के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया था, बीच में बर्लिन की दीवार बना दी थी। तो उस समय उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त जर्मनी। तो वर्तमान में इसको हम जर्मनी ही बोलते हैं। तो निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो हो जाएगा हमारे जर्मनी का। और दोस्तों मध्य प्रदेश के हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये भी याद रखें, यह याद ही होगा आपको। 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है, जो कि एरिया वाइज दोस्तों पूरे भारत में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। और ये सेंट्रल इंडिया में, कहाँ पर? मध्य भारत में स्थित है। और 5 राज्य जिसके साथ क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ दोस्तों करंट अफेयर बता दूं, फ्रांस ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हारी है अर्जेंटीना से। और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों का उपयोग होता है? प्रश्न पूछ रहा है कि जो ऐतिहासिक चट्टानें या ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों का उपयोग होता है। तो पहला है हमारा ऑप्शन पुराना समूह, या इसको हम पुराना संघ बोल देते हैं। दूसरा है दक्कन ट्रैप, तीसरा है गोंडवाना और फोर्थ है धारवाड़ समूह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पुराना समूह। क्या हो जाएगा? पुराना समूह। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पुराना समूह में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो ये पुराना संघ, जिसमें पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी, साथ ही कैमूर भांडेर और रीवा श्रेणी इसका हिस्सा है। यानी दोस्तों जो पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी और कैमूर भांडेर की जो श्रेणी बनी है वो कौन से चट्टानों से बनी है? तो बनी है पुराना समूह चट्टान से। कहाँ से? पुराना समूह चट्टान से। साथ दोस्तों जो हमारी धारवाड़ है ये बहुत फेमस है, और धारवाड़ समूह। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में जो द्रविड़ समूह की चट्टानें हैं इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना। ये हमने पिछली स्लाइड में अच्छे से पढ़ा था कि द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लम्हेरा हिल कहाँ है? प्रश्न पूछ रहा है कि जो लम्हेरा हिल्स है वो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पंचमढ़ी, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रायसेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित दोस्तों? तो लम्हेरा हिल्स जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार। क्या है? धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ाघाट में स्थित है। और लम्हेरा हिल भी कहाँ है? वो भी जबलपुर में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन कर रही है? इन दोस्तों जो चंबल नदी के कारण चंबल नदी घाटी का निर्माण किस प्रकार के अपर्दन से हुआ है, या चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है? तो पहला है हमारा स्प्लैश, दूसरा है शीट, तीसरा है गली और फोर्थ है रील। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गली अपर्दन, क्योंकि दोस्तों जो हमारी चंबल नदी है सबसे ज़्यादा गली अपर्दन करती है। किस प्रकार का अपर्दन करती है? गली अपर्दन करती है। इसलिए दोस्तों जो चंबल रीजन है वहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हो गया गली अपर्दन के कारण। और दोस्तों ये हमारी चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। जो उद्गम होता है उसको क्या बोलते हैं? बांगचू पॉइंट। क्या बोलते हैं? बांगचू पॉइंट। तो वहाँ से इसका उद्गम होता है इंदौर जिले से, और इस प्रकार से बहती हुई पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए डायरेक्ट किसमें मिल जाती है? तो यमुना नदी के अंतर्गत मिल जाती है। तो चंबल किसकी सहायक है? तो ये हमारी यमुना नदी की सहायक है। और अगर दोस्तों हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो पहले हमारी हो जाएगी शिप्रा हो जाएगी, फिर पुनासा हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, पार्वती हो जाएगी और कूनो। तो दोस्तों चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये पूरा चंबल नदी का प्रवाह तंत्र था मध्य प्रदेश में और राजस्थान, साथ ही उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से जो हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थी वो वाला टॉपिक खत्म हो गया है, और यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक चालू हो गया है, मध्य प्रदेश का गठन, जिले व संभाग। क्या है? मध्य प्रदेश का गठन, जिले व संभाग। अब दोस्तों हम अगली 3-4 जो भी क्लास लाएंगे वो इसी टॉपिक पर लाएंगे, इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे। ऐसे हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन, जिले व संभाग से आप जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको मिलेंगे। इसमें भी हमने बहुत सारे प्रीवियस और नए क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब भी आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियरिटी आएगी, वरना आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। एक आधी प्रश्न देख के दोस्तों कोई नॉलेज का हमें ना तो पता चलता है, ना ही हम कुछ इसको जान पाते हैं। अगर आप नए हैं तो आप वीडियो से 1 से 2 बार देखें तो अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर आपने पहले से पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रखा है तो आप इसको एक ऑब्जेक्टिव सीरीज या टेस्ट सीरीज के रूप में देख सकते हैं कि कितने प्रश्नों का हम सही जवाब दे पा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा नागपुर को कब अधीन किया गया था। यानी दोस्तों जब ब्रिटिश शासन था तो इन्होंने नागपुर को कब अपने कब्जे में ले लिया था। तो पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1853, दूसरा है 6 जून 1853, तीसरा है 24 अप्रैल 1852 और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 9 दिसंबर 1854। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1853। क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1853 को ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया था? नागपुर को अपने कब्जे में कर लिया गया था।
दोस्तों हम मध्य प्रदेश सीरीज में नागपुर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये जब मध्य प्रदेश नहीं बना था, आज़ादी के भी पहले की बात है, उस समय दोस्तों उन्होंने भारत को सिंपल पार्टों में डिवाइड कर रखा था। कोई स्टेट वाला सिस्टम नहीं था या उसका नाम भी नहीं था कि महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है। उस समय दोस्तों उन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी भी ऐसे पार्ट बना रखे थे और सबके अपने अलग अलग राजधानी होती थी। तो 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने क्या करा था, नागपुर को अपने अधीन कर लिया था। और उस समय दोस्तों एक पार्ट ए स्टेट हुआ करता था, पार्ट ए स्टेट, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। और कौन कौन से प्रांत शामिल थे दोस्तों इसमें, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार जो कि मध्य प्रदेश था, फिर छत्तीसगढ़, बघेलखंड और मध्य प्रदेश इसमें शामिल थे। तो दोस्तों इस हिसाब से अंग्रेज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी बना के रखते थे, इसलिए हम नागपुर को हमारी सीरीज में हमने शामिल किया और ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस गठन कब किया गया था। यानी जो सेंट्रल प्रोविंस एक राज्य का नाम है दोस्तों ना, सेंट्रल प्रोविंस। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1853, दूसरा है 2 सितंबर 1860, तीसरा है 1 जून 1853 और फोर्थ है हमारा 2 नवंबर 1861। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किया गया था। यानी कि पहले इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस बनाया, फिर बरार बनाया और बाद में दोनों को भी मिला दिया था। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो लीलाधर जोशी थे। और प्रथम राज्यपाल तखतमल जैन थे। कौन थे, जो हमारा मध्य भारत था उसके प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी और प्रथम राज्यपाल तखतमल जैन थे। 12 मार्च 1948 को बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर एक नया प्रदेश बनाया था इन्होंने, विंध्य प्रदेश। क्या बनाया था, विंध्य प्रदेश। और बघेलखंड और बुंदेलखंड का हिस्सा मिलाया था। देश के मध्य स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। और यह प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। तो पहला है हमारा भिंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दतिया, तीसरा है मुरैना और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा श्योपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड दतिया। क्योंकि दोस्तों जो हमारा चंबल संभाग है इसमें बस 3 ही जिले हैं। तो कौन कौन से हैं, भिंड है, मुरैना है और श्योपुर है। तो आप याद रख सकते हैं हमारा चंबल जिले से 3 कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड। दोस्तों जो हमारा दतिया जिला है ये ग्वालियर संभाग का हिस्सा है। किसका, ग्वालियर संभाग का हिस्सा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल कितने हमारे 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। क्या है, 10 संभाग हैं और 52 जिले। तो आप ये भी याद रखें और हर संभाग वाइज जिले भी जरूर याद कर लें, कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से तो मैं आपको प्रयास करूंगा ही, लेकिन आप थ्योरी के रूप में भी इसको अच्छे से याद कर लें। तो चंबल संभाग का हिस्सा कौन नहीं है, तो दतिया है। और दतिया किसका हिस्सा है दोस्तों, तो हमारे ग्वालियर संभाग का है। साथ ही दोस्तों चंबल संभाग में 3 जिले हैं और ग्वालियर संभाग में कितने, 5 जिले शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट स्लाइड पर प्रश्न है हमारा कि मालवा यूनियन के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न क्या है कि मालवा यूनियन के नाम से किससे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मालवा प्रदेश, दूसरा है दंडकारण्य, तीसरा है मध्य भारत और फोर्थ है महाकौशल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भारत। क्या हो जाएगा, मध्य भारत। यानी जो हमारा पूरा मध्य भारत है उसको पहले किस नाम से जानते थे, तो मालवा यूनियन के नाम से जानते थे। इसको आप मालवा के पठार से बिल्कुल भी ना कंफ्यूज ना करें, मालवा का पठार अलग है और मालवा यूनियन अलग है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा मालवा के पठार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मालवा का पठार, मालवा के पठार के पश्चिम भाग को मध्य उच्च प्रदेश के नाम जाना जाता है। क्या नाम जाना है, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा मालवा को 2 बराबर भागों में बांटती थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से पठार को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। और दोस्तों भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, गुना, रायसेन, सागर, इंदौर, जबलपुर, धार एवं झाबुआ जिलों में मालवा के पठार का विस्तार है। जिले किसमें शामिल है, मालवा के पठार में। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर है। लेकिन जो सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट है वो सिगार की चोटी कितनी है, 881 मीटर। कितनी है, 881 मीटर। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियां कौन सी है, शिप्रा है, चंबल, कालीसिंध, माही, सोनार, बेतवा, पार्वती आदि है। और यहाँ औसत वर्षा कितनी है, 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा है। तो हमने दोस्तों बात करी है मालवा के पठार की। मालवा यूनियन को मालवा के पठार से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत सम्मिलित है। प्रश्न बोल रहा है कि जब जो हमारा आज का मध्य प्रदेश है, वर्तमान मध्य प्रदेश, उसमें एक रियासत ऐसी भी है जो उस समय सेंट्रल प्रोविंस में भी शामिल थी, वो एकमात्र ही है। तो कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है खेरागढ़, दूसरा है मकड़ाई, तीसरा है जशपुर और फोर्थ है हमारा कवर्धा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मकड़ाई। क्या है, मकड़ाई। मकड़ाई एकमात्र रियासत है दोस्तों जो पहले सेंट्रल प्रोविंस में थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है।
थोड़ा सा हम दोस्तों बात करते हैं कि मध्य उस समय जो इन्होंने पार्ट ए बी सी डी बना रखे थे, इन्होंने किस प्रकार से बना रखे थे। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया था, पार्ट ए, उसका नाम था स्टेट ए। फिर दोस्तों पश्चिम की रियासतों को मिलाकर उन्होंने पार्ट बी बनाया था और उसका नाम रखा था मध्य भारत। क्या रखा था, मध्य भारत। फिर दोस्तों उत्तर की दिशा में जो रियासतें थी उनको मिलाकर इन्होंने पार्ट सी बनाया था और भोपाल को क्या बनाया था, पार्ट डी बनाया था। क्या बनाया था, भोपाल को पार्ट डी, ए बी सी डी। और दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर है, एएनएम जो नर्सिंग से रिलेटेड परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है, एएनएम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें तो हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हम स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। और ये जो दोस्तों प्रश्न है जेल पीढ़ी 2020 में पूछा जा चुका है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के आधार पर हुई थी। तो इसके बारे में जानते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। एक नया राज्य बना था मध्य प्रदेश। आगे की स्लाइड में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन सदस्य थे, कैसे का इन्होंने काम किया था, किस आधार पर इन्होंने राज्य बनाए थे। तो आप वीडियो पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। प्रश्न क्या है कि विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो पहला है 12 मार्च 1948, 10 मार्च 1948, 12 मार्च 1947 या फिर 3 मार्च 1946। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1948। क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1948। दोस्तों जो वर्तमान हमारा बघेलखंड और बुंदेलखंड है, इनको मिला के क्या बनाया था इन्होंने, तो विंध्य प्रदेश बनाया था। कौन कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर 12 मार्च 1948 को इन्होंने विंध्य प्रदेश बनाया था, जो कि पार्ट सी का हिस्सा था, स्टेट सी का। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पार्ट सी विंध्य प्रदेश के तहत रीवा, सतना, पन्ना आदि रियासतें शामिल थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी, जिसे देश की आज़ादी के बाद पार्ट सी श्रेणी राज्य में रखा गया था। साथ दोस्तों देश की आज़ादी के दौरान बनाए गए पार्ट सी के पूरे भाग को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिले की सिरेंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करते हुए विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया था। यानी दोस्तों अंग्रेजों ने तो कौन सा बनाया था, विंध्य प्रदेश बनाया था, जिसको उन्होंने बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलकर बनाया था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने इसको पार्ट सी या स्टेट सी के रूप में जाना या उसमें शामिल किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में निम्न में से कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था इसमें कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। तो पहला ऑप्शन है खेरागढ़, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है खिलचीपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जशपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खिलचीपुर। क्या हो जाएगा, खिलचीपुर, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में शामिल नहीं थी। साथ दोस्तों तो खिलचीपुर रियासत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो खिलचीपुर रियासत है वर्तमान के मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आती है। किसमें आती है, राजगढ़ जिले में आती है। और इसको कौन कौन करते हैं, तो वो है प्रियव्रत सिंह खींची। कौन है इसको, दोस्तों जो हमारी खिलचीपुर रियासत थी खींची राजपूत लोगों ने बसाई थी, जो यहाँ कहें हम खींची राजपूत जमींदारों ने इसकी स्थापना करी थी। और वर्तमान में इसके वहाँ के कौन है, तो वो है हमारे प्रियव्रत सिंह। कौन है, प्रियव्रत सिंह। और जो यहाँ के विधायक भी हैं, जो खिलचीपुर विधानसभा है उससे विधायक भी कौन है, प्रियव्रत सिंह ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसका शासक कौन था। यानी दोस्तों हम आजाद तो 47 में हो गए थे, उसके 2 साल बाद तक भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना कार्य कर रहा था। तो प्रश्न है कि उस समय इसका शासक कौन था। तो पहला ऑप्शन है हमारा हमीदुल्ला खान, दूसरा है दोस्त मोहम्मद खान, तीसरा है कदूसिया बेगम और फोर्थ ऑप्शन है मंसूर पटौदी। दोस्तों प्रश्न पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदुल्ला खान। कौन था, तो 1950 तक जो भोपाल का शासक था वो कौन था, हमीदुल्ला खान था। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो चौथे भाग के तहत भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया था। इसकी राजधानी किसको रखा था, भोपाल रखी गई थी, जिसे आज़ादी के तत्काल बाद मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया। भोपाल रियासत देश के आज़ादी के दौरान पार्ट सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल थी। और इस रियासत में किसका, नवाबों का शासन होता था। किसका, नवाबों का शासन होता था। और कौन था वो, हमीदुल्ला खान था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रियासत विंध्य प्रदेश में सम्मिलित थी। तो पहला ऑप्शन है पिपलोदा, दूसरा है बिजावर, तीसरा है जमुनिया या जमनिया और फोर्थ ऑप्शन है खिलचीपुर। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बिजावर। क्या है, बिजावर। तो निम्न में से कौन सी रियासत विंध्य प्रदेश में सम्मिलित थी, तो वो थी बिजावर। ये दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग का आपको मैप लगाकर बता दिया है। तो दोस्तों बीजापुर कहाँ थी, तो ये रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। और यहीं से क्या निकलते हैं,
हीरे निकलते हैं। बीजावर श्रेणी आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा ना, जो धारवाड़ समूह की बीजावर श्रेणी थी, वहाँ पे क्या निकलते हैं, तो हीरे निकलते हैं, और ये मध्य प्रदेश का हमारा प्राकृतिक भाग है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि सिंहदेव कमेटी द्वारा गठित जिले में से कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित हैं। प्रश्न बोल रहा है जो सिंहदेव कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन से जिले बने, उस टाइम कितने जिले बने थे, जिसमें से वर्तमान में कितने जिले रह गए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सिंहदेव कमेटी कब कार्य कर रही थी, 1998 में, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सिंहदेव कमेटी द्वारा गठित जिलों में से कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, फिर 5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जिले। दोस्तों जो सिंहदेव कमेटी थी जो 10 जून 1998 में कार्य कर रही थी, इसने टोटल कितने जिले बनाए थे, टोटल 6 जिले बनाए थे, लेकिन 6 में से 3 छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश में कितने बच गए, 3। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों जो शहडोल था उससे एक और नया जिला बना उमरिया, फिर होशंगाबाद से बना हरदा, और मंदसौर से क्या बन गया, नीमच। सर दोस्तों ये महासमुंद, धमतारा और कवर्धा छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि सिंहदेव कमेटी जो कि 10 जून 1998 में उन्होंने 6 नए जिले बनाए थे, उसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। और कौन कौन से, तो उमरिया, हरदा और नीमच। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बसाया गया था। ये ना स है ना, ये बसाया, हाँ। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बसाया गया था। तो पहला है हमारा मंदसौर, दूसरा है आगर मालवा, तीसरा है रतलाम और फोर्थ ऑप्शन है शाजापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी शाजापुर ही है। हालांकि दोस्तों मैं शाजापुर जिले के पास रहता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रमाण दिखते नहीं है, इससे कोई वहाँ पे इमारत वगैरह या कुछ भी नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी किताबों में लिखा होगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किसकी स्थापना करी, तो करी थी शाजापुर जिले की। दोस्तों शाजापुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और ये अपनी प्याज की मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि शाजापुर में काफ़ी बड़ी प्याज उत्पादन भी होता है और प्याज की मंडी भी है। साथ दोस्तों शाजापुर जिले में जो संतरा होती है उसका भी अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है, तो इन दोनों में शाजापुर जिला महारत हासिल कर रहा है। साथ दोस्तों जो हमारा शाजापुर जिला है ये चंबल की जल निकासी क्षेत्र, यानी कि दोस्तों हमारी चंबल नदी है उसके लिए पानी प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, हमारा शाजापुर जिला, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल ही जिले की पश्चिमी सीमा के परे उत्तर की ओर बहती है। जिले में बहुत सहायक नदियां हैं जैसे पार्वती, नेवज, काली सिंध, लखुंदर, टिलर, चिलर और छोटी काली सिंध। तो दोस्तों शाजापुर के आसपास बहने वाली नदियां हैं। छोटी नदियां सिर्फ जो मानसून के सीजन में ही चलती है या बहती है, लेकिन सब चंबल को पानी प्रोवाइड कराती हैं, इससे चंबल नदी अपना बड़ा रूप धारण करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो पहला है 1952, दूसरा 1954, 1956 या 1958। दोस्तों हमें पिछले स्लाइड में देखा है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। क्या गया था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 1953 में गठित हुई फजल अली आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को क्या गया था, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और किस आधार पर किया गया था, तो प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस जिले का गठन 1998 में हुआ। क्या है प्रश्न कि किस जिले का गठन 1998 में हुआ। तो पहला ऑप्शन है डिंडोरी, दूसरा है हरदा, तीसरा है बड़वानी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 25 मई 1998 BR दुबे की समिति की अनुशंसा पर उस समय के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने टोटल 10 जिले बनाए गए। कितने, 10 जिले बनाए गए, जिसमें खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, मंडला से डिंडोरी, और जो हरदा ये होशंगाबाद जिले से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, होशंगाबाद जिलों से। और दोस्तों कोरिया, जसपुर, जांजगीर चंपा, कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा ये किसका हिस्सा है वर्तमान में, ये पांचों हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। और बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, हरदा ये किसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कब किया गया था, 1998 में। साथ दोस्तों 1998 में 2 बार राज्य बने थे ना, तो आप कंफ्यूज ना करें। एक समिति थी 25 में 1998 को, वो थी VR दुबे समिति। एक दोस्तों 10 जून 1998 को थी, है ना, तो आप कंफ्यूज ना करें। टोटल उस समय कितने 16 नए जिले बने थे 1998 के अंतर्गत। तो जो पहली समिति थी जो 10 जून 1998 वाली थी उसने बनाए थे 6 जिले, और 25 में 1998 वाले बनाए थे 10 जिले। तो इनसे आप कंफ्यूज ना करें। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारे पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है। दोस्तों आप पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रश्न में आते हैं तो हम कैसे याद रखें कि किस डिग्री पर कितना कैसा है। तो थोड़ा दोस्तों इस प्रश्न का आपको मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, थोड़ी महत्व समझाता हूँ, तो आपको लगेगा हाँ प्रश्न सही है। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकट स्थित है।
तो पहला ऑप्शन है पन्ना, दूसरा है रीवा, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कटनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। साथ ही दोस्तों जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी स्टेट के लिए उसकी राजधानी और उसकी जो उच्च न्यायालय है वो किस शहर में, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछा है क्योंकि जबलपुर शहर की इंपॉर्टेंस को इन्होंने ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रश्न पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा था कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसके निकट स्थित है, तो हमारा कौन सा शहर है? वो है दोस्तों हमारा जबलपुर शहर। तो आप ये याद रखें, इसलिए प्रश्न पूछा है, वरना ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आते हैं। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश है, थोड़ा इसका हम विस्तार देख लेते हैं। तो पहले हम इसका उत्तर से दक्षिण देखते हैं विस्तार। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और अगर दोस्तों हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। दोस्तों नंबर थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है, तो आप इनको एक मोबाइल नंबर की सीरीज में लिख ले और याद कर ले, तो आपको याद करने में आसानी है, क्योंकि याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप इससे हम किसी का फ़ोन नंबर इजीली याद कर लेते हैं, तो इस हिसाब से आप एक सीरीज के रूप में बना ले, फ़ोन नंबर के रूप में, और इसको याद करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों हम मध्य प्रदेश के मैप में देखते हैं जो दोस्तों हमारा सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो आपको यहाँ दिख रहा है भिंड, ये हमारा सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा? भिंड हमारा सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दोस्तों अगर पश्चिमी जिले की बात करें तो है अलीराजपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें हम तो बुरहानपुर, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और दोस्तों अगर सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो हो जाएगा हमारा सिंगरौली। क्या हो जाएगा? सिंगरौली। दोस्तों इस मैप में काफ़ी कुछ हमें जानने को पता चल रहा है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं इसमें, जैसे कि ये राजस्थान उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर पूर्व की ओर हमारा उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में कौन सा हमारा गुजरात है। साथ दोस्तों जो है कर्क रेखा निकल रही है बीच में से, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। कितने जिलों से होकर गुजरती? तो 14 जिलों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को किस रूप से जाना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश को हम किस प्रकार से जानते हैं। तो पहला है हमारा उच्च भूमि प्रदेश या सेंट्रल हाईलैंड स्टेट, दूसरा है भू अवस्थित प्रदेश, तीसरा है मध्य भारत, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम उच्च भूमि बोलते हैं। मध्य प्रदेश भू अवस्थित यानी लैंड लॉक भी है। फिर दोस्तों इसको हम मध्य भारत के रूप में जानते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य उपरोक्त सभी। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के 18 राज्य लैंड लॉक है, तो आप ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के 18 राज्य ऐसे हैं टोटल, जो हमारे भारत के टोटल राज्य हैं उसमें से 18 क्या है? लैंड लॉक है। क्या है? लैंड लॉक यानी कि भू अवस्थित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम दिया। क्या है प्रश्न? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम दिया। तो पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है कमलनाथ, तीसरा है राजेंद्र सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बहुगुणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमलनाथ। यानी दोस्तों जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया, लेकिन जब ये राजीव गांधी सरकार में वन मंत्री थे या पर्यावरण मंत्री थे, उस समय दोस्तों इनको किसी ने बताया था कि मध्य प्रदेश में इतनी संख्या हो गई है टाइगरों की। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, और दोनों में मिलाकर 900 बाघ थे। कितने? 900 बाघ थे। तो दोस्तों उस समय इन्होंने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया था कार्यक्रम के दौरान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया, तो दिया है हमारे कमलनाथ जी ने, जो कि मध्य प्रदेश के क्या एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों जो इनका कार्यकाल था वो था 18 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक। कब था? 18 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक इनका कार्यकाल था। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। फोटो आप देख सकते हैं, ये कमलनाथ जी हैं हमारे, और ये छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा के क्या थे? सांसद थे। वर्तमान में दोस्तों ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सांसद भी हैं, है ना, जो कि वहाँ से 7 बार चुनाव जीते थे छिंदवाड़ा से। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। और ये मध्य प्रदेश कितने नंबर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे? तो 34वें नंबर के। ये भी याद रखें, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये 34वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों की अनुशंसा की थी। दोस्तों ये प्रश्न भी जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों की अनुशंसा की थी। तो पहला है भाषाई आधार पर, दूसरा है प्रशासनिक आधार पर, तीसरा है धार्मिक आधार पर, और फोर्थ है जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसको हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं, इसने प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बनाने की अनुशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि ना भाषा आधार पर, ना धार्मिक, ना जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। जो भी नए राज्य बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे? प्रशासनिक आधार पर ही बनेंगे। दोस्तों जैसे इसके मेंबर कौन कौन थे, तो एक तो इसके दोस्तों मेंबर हो जाएंगे फजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। दोस्तों 2 और थे इसके मेंबर, इसमें एक तो के एम पनिकर। कौन थे?
KM पनिकर थे और दूसरे थे हमारे हृदयनाथ कुंजरू। कितने थे हृदयनाथ कुंजरू? तो दोस्तों कोई प्रश्न आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में कितने सदस्य थे, तो हमारा हो जाएगा आंसर 3। कितने थे? 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। साथ दोस्तों ने थ्योरी देश में चली थी उस समय कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। उसमें एक राज्य बन भी गया था आंध्र प्रदेश, लेकिन उसको उस थ्योरी को उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और 1956 के बाद जितने भी राज्य बने हमारे सब प्रशासनिक आधार पर ही बने। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों जल प्रहरी 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीवा, दूसरा है रतलाम, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रीवा। क्या हो जाएगा? रीवा। दोस्तों ये कर्क रेखा निकल रही है जिसको हम कैंसर लाइन भी बोलते हैं, कि उत्तर में कौन सा जिला है, तो हमारा रीवा जिला है। और दोस्तों मैप में रीवा जिले की लोकेशन है ये जो आपको जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये रीवा जिला है। कौन सा जिला है हमारा? ये रीवा जिला। चलिए दोस्तों कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो जाएगा रतलाम, फिर उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिससे कौन सा हमारी कैंसर लाइन निकल के जाती है। और ये दोस्तों रीवा जिला है, ये जिसकी मैं सीमा बना रहा हूँ, ये पूरा रीवा जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी। ये भी दोस्तों जल प्रहरी 2017 का पूछा गया है। ऐसा लगता है कि जल प्रहरी के पेपर सेट करने वाले को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से प्रश्न काफी रास आ गए थे। लगातार इससे प्रश्न पूछे इन्होंने मध्य प्रदेश के गठन से संभाग जिलों से जल प्रहरी 2017 की परीक्षा में। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण समिति, दूसरी है सिंहदेव समिति, तीसरी है VR दवे समिति और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। दोस्तों जो श्री कृष्ण समिति है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। बाकी जो सिंहदेव समिति है और VR दवे समिति है ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में अनेक जिलों का निर्माण किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, श्री कृष्ण समिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था। तो अच्छे से इस प्रश्न को आपने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन पहला KM पनिकर, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, तीसरा है सैयद फजल अली और फोर्थ ऑप्शन है संजय सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय सिंह। क्या हो जाएगा? संजय सिंह, क्योंकि पनिकर साहब, कुंजरू और फजल अली जी तीनों क्या थे? तीनों राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किस नाम से पुकारा जाता था? यानी दोस्तों जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य वर्तमान का, इसको किस नाम से हम पुकारते थे? तो पहला ऑप्शन है हृदय प्रदेश, दूसरा है नार्थ प्रदेश, तीसरा है उत्तम प्रदेश और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई। उस समय दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा कोई नाम नहीं था। उस समय तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरात, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D ऐसे नाम अंग्रेजों ने रख रखे थे। तो उस समय हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ भी नाम उन्होंने नहीं लिया था। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य मिलन स्थल माना जाता है? यानी दोस्तों कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का क्या है? मिलन स्थल है। तो पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत, तीसरा है एक और दोनों या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विंध्याचल पर्वत। यानी तो दोस्तों हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन स्थल माना जाता है। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये हमारी पूरी क्या है? ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर है। थोड़ा इसका विस्तार यहाँ पर भी है और थोड़ा यहाँ पर भी है। तो दोस्तों इसको हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत का मिलन स्थल मानते हैं, किसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? प्रश्न थोड़ा सा आप पढ़े अच्छे गौर से कि मध्य प्रदेश को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोहिनूर प्रदेश, दूसरा है तेंदुपत्ता प्रदेश, तीसरा है मध्य भारत या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोहिनूर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? सॉरी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हम मध्य प्रदेश में हीरे उत्पादन होते हैं तो इसलिए इसको कोहिनूर प्रदेश या हीरा प्रदेश बोलते हैं। तेंदुपत्ता ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होता है, इसलिए हम इसको तेंदुपत्ता प्रदेश भी बोल सकते हैं। फिर दोस्तों मध्य भारत तो है ही है, तो इसको मध्य भारत बोल सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
साथ दोस्तों मैंने आपको पिछले साल में तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम याद करने को बोला था, तो आप ये लिख लें कहीं कॉपी वगैरह में याद कर लें। तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम है डायोस्पाइरस। क्या है? डायोस्पाइरस मेलिक जाइलोन। तो आप थोड़ा सा पढ़ लें इसको, डायोस्पाइरस, या आप किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, याद कर लें। तो मैंने आपको यहाँ पर ये हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में मध्य प्रदेश तेंदु उत्पादन में काफी प्रथम है, और मध्य प्रदेश का तेंदु उत्पादन में सागर जिला प्रथम पर है। कौन है? सागर जिला है। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। तो तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये भी जेल पढ़े 2020 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पंडित रविशंकर शुक्ला, दूसरा है शंकर दयाल शर्मा, तीसरा है भगवंत राव मंडलोई, और फोर्थ है हमारा कैलाश नाथ काटजू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। दोस्तों अभी फोटो में देख सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इनके ऊपर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है, वो मैंने यहाँ पर लगाया आपके सामने। तो दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, जो कि मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 महीने, क्या थे, 2 महीने ही ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सके। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 31 दिसंबर 1956 तक रहे। यानी दोस्तों 2 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन प्रथम थे, इसलिए इनको काफी हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहला है हमारा उज्जैन, दूसरा है सागर, तीसरा है रतलाम, और फोर्थ है नरसिंहपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। दोस्तों जो नरसिंहपुर जिला है, यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। बाकी उज्जैन, सागर, रतलाम, भोपाल, विदिशा, सीहोर, आगरमालवा, शाजापुर, जो 14 जिले हैं, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हमने स्लाइड में डिवीजन करा, एक बार कर लें। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। नरसिंहपुर जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय दृष्टि से मध्य प्रदेश का आकार कैसा है या आकृति कैसी है? एएनएम 2016 में पूछा गया है। पहला है आयताकार, फिर है त्रिभुजाकार, फिर है षटकोणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार। क्या हो जाएगा? आयताकार। क्योंकि मध्य प्रदेश का दोस्तों हम आकार अगर मोटा मोटी देखें तो कैसा है, ये ठीक ऐसे आयत के प्रकार का दिख रहा है हमें, क्योंकि आयत ऐसा ही होता है। अगर ये थोड़ी ब्रांच नहीं निकली होती तो ये पूरा आयताकार हो जाता। तो ज्यामितीय दृष्टि से मध्य प्रदेश की आकृति कैसी? आयताकार है। और अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश की आकृति किस पशु के समान है, तो ऊंट के समान है, बैठे हुए ऊंट के समान है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी याद रखें कि जो हमारी मध्य प्रदेश की पशु के मामले में हम देखें तो बैठे हुए ऊंट की तरह है, और ज्यामितीय दृष्टि से देखें तो आयताकार है। एएनएम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पुलिस आरक्षक 2016 का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पहला है शुष्क जलवायु, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, फिर तीसरा गर्म और शुष्क, और फोर्थ ऑप्शन है ठंडी जलवायु। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की क्या पूरे भारत में ही उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। चलो दोस्तों थोड़ा अलग अलग देखते हैं, जैसे हमारे मालवा का पठार है, तो दोस्तों यहाँ की जलवायु क्या है? सम जलवायु है, ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्म है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारी नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसकी जलवायु क्या है? अधिक गर्म है और ठंड यहाँ पर कम होती है। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे उत्तर भारत है, इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। और दोस्तों जो हमारा विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी भी सम जलवायु है। तो रीजन वाइज में हमने देख लिया है अलग अलग कलर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम क्या है? तो दोस्तों आप टॉप 5 जिले याद कर लें, है ना। टॉप 5 जिले आप हर मामले में याद कर लें। टॉप 5 एजुकेशन में, टॉप 5 एरिया वाइज, टॉप 5 जनसंख्या में, टॉप 5 जनसंख्या घनत्व में, टॉप 5 फीमेल यानी फीमेल सेक्स रेशियो में। तो अब ये टॉप 5 जरूर याद रखें, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम है। तो पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बैतूल, सागर, दूसरा है छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर, बैतूल, तीसरा है छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, और फोर्थ ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल और शिवपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारा छिंदवाड़ा है। क्या है? छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा, फिर दूसरे नंबर पर सागर, फिर शिवपुरी, और लास्ट में है बैतूल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से बेमेल को चुनिए। क्या है कि निम्न में से बेमेल को चुनिए। इसमें दोस्तों एक तरफ संभाग दिया गया है और एक तरफ उस संभाग का मुख्यालय दिया गया है। तो इसमें जो गलत है हमें उसका चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा, संभाग का मुख्यालय रीवा, फिर है जबलपुर, संभाग का मुख्यालय श्योपुर,
तीसरा है नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद और फोर्थ है शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि जबलपुर का संभाग, जो हमारा जबलपुर संभाग है, इसका मुख्यालय क्या है, तो जबलपुर ही है, श्योपुर नहीं दोस्तों। श्योपुर तो खुद एक चंबल संभाग का हिस्सा है। तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा ही है, नर्मदापुरम का संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद संभाग है, शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल है, लेकिन जबलपुर का क्या है, जबलपुर ही है, श्योपुर नहीं है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, यानी कि जो दोस्तों एरिया वाइज सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है नर्मदापुरम और फोर्थ है हमारा जबलपुर संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदापुरम संभाग। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा जिला कौन, सबसे छोटा संभाग है हमारा नर्मदापुरम संभाग, और इसमें दोस्तों 3 जिले आते हैं हमारे, होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है और हरदा आता है। कितना कौन कौन से आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा हमारे नर्मदापुरम का हिस्सा है। और नर्मदापुरम संभाग को ये होशंगाबाद संभाग भी कहते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला जबलपुर संभाग जिसमें 8 जिले हैं, फिर है इंदौर संभाग, इसमें भी 8 जिले हैं, उज्जैन संभाग जिसमें 7 जिले हैं, फिर सागर संभाग 6 जिले, ग्वालियर संभाग 5 जिले, भोपाल संभाग 5 जिले, रीवा संभाग 4 जिले, होशंगाबाद नर्मदापुरम में भी 3, शहडोल में भी 3 और चंबल में भी 3, यानी कि 3 संभाग में 3-3 जिले हैं। फिर 2 संभाग में 8 जिले हैं, एक 7 संभाग वाला केवल उज्जैन ही है, फिर 2 हमारे ऐसे हैं जिनमें 5-5 जिले हैं और सागर संभाग में 6 हैं। तो आप ऐसे याद रख लें नंबर वाइज भी, जैसे 8, 8, 7, 6, 6, 5, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या है, एक ऐसा संभाग है मध्य प्रदेश में जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है शहडोल, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल संभाग। दोस्तों भोपाल संभाग के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ये हमारा भोपाल संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। पहला है भोपाल जिससे निकलती है, फिर सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। दोस्तों इन 5 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा टोटल हमारे कितने, 14 जिलों से निकलती है। तो भोपाल जिला ऐसा दोस्तों कि 5 से निकलती है। तो दोस्तों जब भी हम कर्क रेखा के 14 जिले याद करें तो 14 में से 5 तो हमारे भोपाल संभाग के हो जाएंगे, तो डायना में 9 और याद करने रहेंगे। तो आप थोड़ा सा आपसी तालमेल बनाकर याद रखेंगे तो आपको कठिन से कठिन चीज़ भी आपकी बहुत आसानी हो जाएगी और आपको तैयारी करने में बहुत आसानी भी होगी, है ना। तो अगर 14 जिला में याद करें तो 5 तो पूरा भोपाल संभाग पूरा ही याद कर लेना है हमको। आज का अंतिम प्रश्न है, 15 अगस्त 2003 को किस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बने थे। तो हमारा ऑप्शन है बोस समिति, फिर है जेबीपी समिति, फिर है सिंहदेव समिति और ऑप्शन 4 है 2 और 3 सही, या मतलब 2 और 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोस समिति। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2003 को दोस्तों बोस समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिले बने थे मध्य प्रदेश में। और ये बात कब की हो रही है, 2003 की, यानी कि उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अलग हो चुका है ना। तो ये पुनर्गठन के बाद की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2003 को किस समिति की सिफारिश से 3 नए जिले बने थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस समिति। और कौन कौन से जिले थे, तो पहला था हमारा बुरहानपुर, फिर था अनूपपुर और फिर था अशोकनगर। और किस जिलों से अलग हुए थे तो याद रखें अब ये भी, खंडवा से अलग हुआ था हमारा बुरहानपुर। क्या होता, खंडवा से अलग हुआ था बुरहानपुर, शहडोल जिले से अलग हुआ था अनूपपुर और गुन्नक से अलग हुआ था अशोकनगर। तो दोस्तों ये भी याद रखें। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि थोड़े हमारे व्यूज़ कम आ रहे हैं लेकिन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप फिर भी बढ़ाने का प्रयास करें। आपके पास जितने भी एजुकेशन संबंधित ग्रुप हैं, पढ़ाई संबंधित ग्रुप हैं, उसमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी तो हम भी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर रहेंगे। फिर हम भी कुछ नए नए इनोवेशन हमारे वीडियो में करेंगे। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।